पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा साल है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। इकनॉमी जो है वो बड़ी तेज़ी से फास्ट ट्रैक पे दोबारा अपने नॉर्मल उस पे आ गई है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो थोड़ी कम नजर आ रही है, उसकी क्या रीजन है? इससे बड़ी और क्या आपकी मार्केटिंग होगी कि आपका जो मार्केटिंग बजट है उससे शायद 10% कॉस्ट पे जो है वो आपका नाम लोगों की ज़बानों पे आ रहा है। आपकी मार्केट में शेयर्स की मूवमेंट जो है वो इस बात की रमाज़ी कर रही है कि आपकी कंपनी में लोगों का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान की 500 लिस्टेड कंपनीज में आपका नाम आ जाना ये एक सबसे बड़ी बात होती है कि अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो 29 वर्किंग डेज में वो कंपनी जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेन बोर्ड पर लिस्ट हो जाएगी। मार्केट में इस वक्त डेप्थ कितनी है? हमारे पास आम इन्वेस्टर भी मार्केट में मौजूद है। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं। हमारी जो मुख्तलिफ फंड्स हैं उन्होंने भी काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है। मार्केट की डेप्थ है। कोई एक फंड मुझे बता दें कि जिसने मार्केट में लॉस किया हो पिछले 2 सालों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िश अयाज और आपके लिए लेकर आई हूं आज एक बहुत ज़बरदस्ती पॉडकास्ट जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीद सकता है, कैसे ट्रेड कर सकता है। और ये सरमायाकारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे साथ तो मौजूद है डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई, जो कि सितारा इम्तियाज़ हैं, हिलाल इम्तियाज़ हैं। कौन मतलब यार इतने हाई कैलिबर का बंदा, और चीफ की खैर चीफ सी पीएलसी भी रह चुके हैं ये साबित। यहाँ पर हम इनसे बात कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि सबसे अच्छी बात ये कि 2025 जो है स्टॉक एक्सचेंज के लिए बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा शानदार साल रहा है, तो क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ 2025 पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा साल है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। इकनॉमी जो है वो बड़ी तेज़ी से फास्ट ट्रैक पे दोबारा अपने नॉर्मल उस पे आ गई है और लोगों ने जो है ज़ाहिर कारोबार किया, इन्वेस्टमेंट्स किए और उनको अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हुआ, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो चाहे वो दूसरी जगहों पर हो। तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए अमूमी तौर पर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर रही है कि 2 साल के अंदर 1 लाख से ज़ायद पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ना वो इस बात की रमाज़ी करता है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे जो ट्रस्ट लेवल का फुकदान था वो ख़त्म होता जा रहा है और मार्केट अपने एक्चुअल वैल्यू पर आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। लेकिन मुझे बताएं अहमद चुनाई कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो थोड़ी कम नजर आ रही है, उसकी क्या रीज़न है? देखिए, आईपीओज़ अब आ रहे हैं। कहाँ हम अगर 2022-23 की बात करें तो इक्का दुक्का आईपीओज़ आ जाते थे। अब हमारे साल में 4-4, 5-5, 6-6 आईपीओज़ हैं। 2025 में भी 4 आईपीओज़ अभी लाइनअप हैं जो इस साल आ जाएंगे, जो आ चुके हैं उसके अलावा की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल आता जा रहा है। इससे बेहतर रास्ता फाइनेंस जनरेट करने का आईपीओ के अलावा कोई नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की 500 लिस्टेड कंपनीज में आपका नाम आ जाना ये एक सबसे बड़ी बात होती है कि जी आपकी मार्केट में एक वैल्यू बन रही है। पाकिस्तान की अगर 500 मुमताज़ कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं और जिसमें से 250-150 एक्टिव हैं, 200 के करीब एक्टिव कंपनियां हैं, तो उन 200 एक्टिव कंपनीज में अगर आपका नाम आता है तो मैं समझता हूँ आप पाकिस्तान के 200 ख़ानदान। तो इसका मतलब है स्टॉक एक्सचेंज इसको थोड़ा एक्टिव करने के लिए काम कर रहा है। जी बिल्कुल कर रहा है। हम इसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं और अब हमने ये प्रोसीजर बहुत आसान कर दिया है। पहले ये प्रोसीजर बड़ा कमरसम होता था। अब एससीसीपी की मदद से 29 वर्किंग डेज़ का जो है वो एक टारगेट सेट हुआ है कि जो भी कंपनी लिस्ट होने आएगी अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो 29 वर्किंग डेज़ में वो कंपनी जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेन बोर्ड पर लिस्ट हो जाएंगी। फिर हमने छोटी कंपनीज़ को भी मौका दिया है कि वो हमारी जेम बोर्ड पर आ जाएं। जेम बोर्ड पे वो कंपनी होती है जिनकी एक लिमिटेड कैपिटल होती है। उस कैपिटल के साथ जब वो जेम बोर्ड पर आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर मेन बोर्ड पे भी आ जाते हैं और एक इनकी मार्केट वैल्यू, एक मार्केट में उनकी निच क्रिएट हो जाती है। मगर मैं हमेशा मार्केट में लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि आप ट्रेंड पे ना चलें कि ट्रेंड क्या जा रहा है। आप चलें मार्केट की रिसर्च पे कि मार्केट में जो पर्टिकुलर कंपनी है उसकी बैलेंस शीट क्या कहती है, उसने पिछले साल परफॉर्म किया है कि नहीं किया, आगे उसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये नहीं देखते कि ये कंपनी चल भी रही है या बंद है। बहुत सारी बंद कंपनियां आपने देखी होंगी कि जो है धड़ाधड़ उनके शेयर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसकी कोई वजह नहीं होती, इसकी कोई लॉजिक नहीं होती और मैं समझता हूँ कि वो हेयर से पे जो है वो बढ़ता है कि बस ले लो बस ले लो। नहीं, मैं समझता हूँ कि डेप्थ में उसको नहीं लेना चाहिए। आप ये देखें कि ये शेयर जो ख़रीदे जाते हैं, जो इनऑपरेटिव कंपनीज़ होती हैं जिनकी फैक्ट्रीज़ बंद होती हैं मगर उनके शेयर्स बढ़ रहे होते हैं, वो कोई बड़े फंड उसको नहीं उठा रहे होते।
कोई अपना इन्वेस्टर्स नहीं ले रहे होते उसको ले रहे होते हैं जो रोज़ाना के प्लेयर्स होते हैं। और वो फिर इसमें मैं समझता हूँ स्पेकुलेशन भी होती है, हेर से भी चल रही होती है, और लोग उसमें बस में सवार होते हैं उतर जाते हैं, बस में सवार होते हैं उतर जाते हैं। तो इसमें जो एक फायदा है कि नुकसान है वैसे? देखिए, मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म इसमें नुकसान है, क्योंकि आखिर में किसी न किसी के पास तो वो ज़्यादा रेट का माल फंसा हुआ होगा, तो वो बग़ैर देखे, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर मार्केट को स्टडी किए अगर हम उन इन्वेस्टमेंट्स में चले जाएं जिसकी कोई लॉजिक नहीं बन रही हो, तो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली आप नुकसान में जाएंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक आम बंदे के नज़रिए से अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। मुझे ये बताएं कि प्रॉपर्टी और गोल्ड की कीमतें ना ऊपर जाती हैं, ये अगर नीचे भी आती हैं तो बहुत जल्दी क्रश नहीं करती हैं। यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप पैसा लगाते हैं तो काफ़ी रिस्की नज़र आता है। देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको इसमें अहम हैं। हम स्टॉक एक्सचेंज को शायद उस तरह नहीं लेते जिस तरह हम प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या गोल्ड ख़रीदते हैं। आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि प्लॉट कहाँ पर है, या घर कहाँ पर है, या फ्लैट कहाँ पर है। फिर उसके अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, देखते हैं कि आया ये प्लॉट मेरे लिए फिजिबल भी है कि नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए वायबल भी है कि नहीं है, उसका कोई वाली वारिस भी है कि नहीं है। अच्छा, इसी तरह गोल्ड एक सॉलिड कमोडिटी है जो आप ख़रीदते हैं, उसमें आप अच्छे ज्वेलर से ख़रीदते हैं कि मुझे नकली सोना तो नहीं मिल गया, मुझे जाली चीज़ तो नहीं मिल गई, मुझे सही वज़न का माल मिला है कि नहीं मिला, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप स्टॉक ख़रीदने जाते हैं तो मैंने कह दिया तो आपने ख़रीद लिया, आपने कह दिया तो फलां ने ख़रीद लिया, और सारे इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। तो अगर कोई भी चीज़ बग़ैर उसके आप लेंगे तो ज़ाहिर है वो गलत पड़ी हुई है, वो इसी तरीके से नीचे आ जाएगी। तो ये हमने इस बात का ख्याल करना है कि हम जिस तरह अच्छा, फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी आज हमने स्टॉक्स लिए तो कल बढ़ जाएंगे, परसों बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपने आज प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो 100 साल भर, 2 साल बाद, 10 साल बाद आपको जो 20,000 का प्लॉट लिया हुआ है वो 2 लाख का हो जाता है, 20 लाख का हो जाता है। तो इस तरह यहाँ हम क्यों इंतज़ार करने की बात नहीं करते, यहाँ हम क्यों मार्केट में स्टे करने की बात नहीं करते। यहाँ हम 1 महीने बाद देखते हैं कि भाई हमारे शेयर का रेट गिर गया है, नुकसान करके बेच दो। नहीं, आपको मार्केट में खड़ा रहना है। और मैं आपको ये बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि स्टॉक्स एक्सचेंज जो है वो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी के लिए है, पेशेंस का खेल है, और आपने इंतज़ार करना है अपने वक्त का। आपने बग़ैर उसके कि जी बस मुझे अभी 6 दिन हो गए, मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले, तो मार्केट नीचे जा रही है, चलो बेच दो, और नीचे चली जाएगी। तो ये बग़ैर सोचे समझे अगर हम ये काम कर रहे हैं तो मेरा ख़्याल है हम नुकसान उठाते हैं। हम प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं, 10 किस्म की लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है कि आपने फ़ोन उठाया, ब्रोकर को कहा, उसने आपका माल बेच दिया, आपके पैसे लिक्विडेट हो गए। तो ये भी एक बड़ा फ़र्क है। तो ये बताएं कि आम आदमी कैसे इससे फ़ायदा उठा सकता है, कैसे शेयर, कम से कम कितने का शेयर होता है और मतलब कैसे आप खरीद सकते हैं? देखिए, ज़ाहिर है आप ख़रीदने का प्रोसीजर बताते हैं तो आपने जो स्टॉक एक्सचेंज के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, ट्रैक होल्डर्स हैं, किसी के पास भी जाना होता है, उनकी वेबसाइट पे जाना होता है, अपना अकाउंट खोलना होता है, आपकी एक KYC होती है, आपका अकाउंट हो जाता है। फिर जो भी आपका डिपॉज़िट है, जितने पैसों से आप ट्रेड करना चाहते हैं वो पैसे आप उनके अकाउंट में जमा कराते हैं। आपको सारी इंटीमेशंस जो हैं वो व्हाट्सएप पर, अपना ईमेल पे आ जाती हैं, आपके SMS पे आ जाती हैं कि आपका ये अकाउंट खुल गया, आपका CDC में अकाउंट खुल गया, आपका NCCPL में अकाउंट खुल गया, आपका स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुल गया। वो सारे लिंक्ड अप होते हैं, तो वो सारे आपके अकाउंट खुलने के आपको आ जाते हैं, अकाउंट नंबर्स आ जाते हैं। आप फिर जो है वो ब्रोकर से कहते हैं कि ठीक है, आप XYZ के शेयर्स मेरे ले लें, 10,000 ले लें, 20,000 ले लें। कम से कम कितने का, सबसे कम? देखिए, डिपेंड करता है, आज ₹1 का भी शेयर है, आज ₹1,000 का भी शेयर है, आज ₹5,000 का भी शेयर है। डिपेंड करता है ये कौन सी कंपनी है, इसकी क्या फाइनेंशियल कंडीशंस हैं। नॉर्मली जो स्क्रिप्ट की एक फेस वैल्यू होती है वो ₹10 होती है, और ₹10 का शेयर ₹1 का भी हुआ हुआ होता है, ₹10 का शेयर ₹1,000 का भी हुआ होता है। तो ये फेस वैल्यू जो है हम उसको अपनी जगह पे ज़रूर देखते हैं, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है दैट इज़ द एक्चुअल डिटर्मिनेशन कि क्या मार्केट है और उनको किस तरह आगे बढ़ना है। ज़ाहिर है आप जब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, एक आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा, तो मैं फिर ये कहता हूँ कि अगर उसने अकाउंट खोला है, उसका NTN नंबर है, तो कुछ तो पढ़ा लिखा होगा। तो वो 2 तरीक़ों से करे कि जो उसका ब्रोकर है या ट्रैक होल्डर है उसके साथ बैठ के मशवरा करें, उनका रिसर्च विंग होता है, उनका गाइडेंस का विंग होता है, वो आपको
गाइड करते हैं कि जी फलां शेयर्स लेने चाहिए, फलां शेयर्स नहीं लेने चाहिए। इसके बाद अपनी भी जो है स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे चले जाएं, पढ़े लिखे हैं, आपने अकाउंट खोला है तो आपको वेबसाइट भी पढ़ने आती है। वहाँ पे हर कंपनी के बारे में सारा दिया हुआ होता है कि कौन सी कंपनी है, क्या उसने अगले साल नफ़ा किया है, कंपनी इन ऑपरेशन है कि नहीं है, उसके प्राइस ट्रेंड शेयर्स का क्या रहा है, सारे एनालिसिस होते हैं, एक एक कंपनी का होता है। वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट बड़ी तफसील से दी गई है, तो उसको स्टडी करने की कोशिश करें। वो घर बैठे काम करने की बात है, आपको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से पूछने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है जब आप ये पढ़ेंगे तो आपके जहन में एक आ जाएगा, एक ट्रेंड निकल आएगा, एक कंपनी का जो आउटलुक है वो आपके सामने आ जाएगा कि ये कंपनी अच्छी चल रही होती है। कुछ ऐसे शेयर्स हो रहे हो, कुछ ऐसी कंपनी होती है जिनके शेयर्स बहुत नॉमिनल वैल्यू पे होते हैं, 5, 10, 15, 20 रुपए, लेकिन वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं ओवर द ईयर्स। तो मैं समझता हूँ बिगिनर के लिए उसको देखना चाहिए कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनके शेयर्स की वैल्यू भी मुनासिब है और इनका डिविडेंड पे आउट भी है। पाकिस्तान में एवरेज डिविडेंड पे आउट 7-8% ज़रूर है, जो मिनिमम में बात कर रहा हूँ, और 8-10% जो है वो हमारा लेट्स से कैपिटल वैल्यू एनहांस हो जाती है। तो 17-18% का रिटर्न इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में बहुत आराम से आ रहा है, जो कि 25-26% पे भी चला जाता है। मैं कहता हूँ कि जी हम उसको 15% पे बेस कर लें कि हमारा कैपिटल जो है वो 10 रुपये का शेयर लेट्स से 12-13 का हो जाएगा, कुछ 5-7% डिविडेंड मिल जाएगा, तो हमें 10 के 15 मिल जाएंगे। यानी जो प्रॉपर्टी आप 10 लाख में ख़रीदी होती है 15 लाख में हो गई, तो आप कहते हैं जी मैंने बड़ा अच्छा मुनाफा कमाया। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो चीज़ 10 रुपये की अगर 15 रुपये की हो जाती है डिविडेंड समेत, तो मैं समझता हूँ आप उसी पोजीशन में आ गए। पिछले 2-3 सालों का अगर कंपैरिजन देख लें, जो मुख्तलिफ कमोडिटीज़ हैं जिसमें गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, स्टॉक एक्सचेंज है और अदर मेटल्स हैं, तो उसमें से 2 आइटम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिटेबल नज़र आएंगी, जिसमें एक गोल्ड है और एक स्टॉक एक्सचेंज है। तो दोनों में जो है वो प्रॉपर्टी से ज़्यादा आपको रियलाइजेशन है, अदर कमोडिटी से ज़्यादा रियलाइजेशन है, और ये दोनों चीज़ें देखने वाली हैं। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में सारा दिन अगर आप स्क्रीन पे बैठ के चीज़ों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और फिर अपने ब्रोकर को ऑर्डर दे रहे हैं कि जी ये मेरे लिए ख़रीद लो, अच्छा वो भी ज़रूरत नहीं है। हर ब्रोकर ने अपनी वो वेबसाइट भी बना ली है कि जिसमें डायरेक्टली आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको उसका लिंक मिल जाता है और आपको एक्सेस इतना होता है कि जितने आपके पैसे होते हैं। आप वहाँ घर बैठे बैठे भी आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, और आप समझते हैं कि जी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप अपना बटन क्लिक करें और वो ख़रीद लें। तो इससे ज़्यादा आसानी कहीं में नहीं होगी, दुनिया में कहीं नहीं है। सेम एज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कैसे बंदा जो है फ़ायदा उठा सकता है, आम आदमी की बात बताएं मुझे। मैं आम आदमी को म्यूचुअल फंड वालों से रब्ता करना पड़ता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना होता है। उनकी भी अपनी वेबसाइट्स होती हैं जिस पे वो लिंक दे देते हैं कि ठीक है आप हमारे पास ना आएँ, आपके पैसे यहाँ जमा हैं और आप म्यूचुअल फंड जो है वो हमारे वेबसाइट से ख़रीद लें। तो वो हम वेबसाइट से जो लिंक होता है, वो लिंक मिला हुआ होता है, हम ख़रीद लेते हैं। तो अच्छा, फिर म्यूचुअल फंड जो है वो कोटेड भी होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो जिनकी कोटेशन है, जिस लिस्टिंग पे आ रही है, उस पर तो आप डायरेक्टली जो आपका स्टॉक ब्रोकर है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, उसके लिंक पे जाएंगे, उसके लिंक से जो है वो आप ख़रीद लेंगे माल। जितनी आपकी वहाँ पे कैपिटल बैलेंस है, उसी बैलेंस से आप माल ख़रीदते जाएंगे। तो ये भी मेहनत है कि बजाय इसके कि घर से बाहर जाके घर में बैठ के उसको आराम से उसको सिर्फ ज़रूरत है एक अपना फ़ोन की और एक नेट कनेक्शन की, और थोड़ा सा पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस। बहुत ज़्यादा पेशेंस की। चलिए भाई, हम जो है वो अहमद चुनाई, डायरेक्टर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे। इसका रीज़न ये है कि हम एक बहुत डिटेल बात दोबारा भी करेंगे, दोबारा हम इनवाइट करते रहेंगे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आम आदमी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग और ट्रेडिंग की जो नॉलेज डायरेक्टर अहमद चुनाई दे सकते हैं, वो शायद इससे पहले नहीं होगी उनको। बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी जिस तरह आप प्रॉपर्टी लेके वेट करते हैं ना कि उसकी कीमत बढ़ेगी तो आप बेचेंगे, जिस तरीके से आप गोल्ड लेके वेट करते हैं कि जब इसकी कीमत बढ़ेगी और आप उसको दोबारा मार्केट में फ्लोट कर सकते हैं, इसी तरीके से जो आपके शेयर्स होते हैं उनको भी लेके आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते। उसको भी लेके आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंस से काम लेना होगा, मार्केट में स्टैंड करना होगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। और आम आदमी जो है वो बआसानी इसमें ट्रेड भी कर सकता है अपने ब्रोकर के ज़रिए भी। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस कंपनी के साथ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
उनकी बैलेंस शीट ज़रूर देख लें, उसके ऊपर रिसर्च थोड़ी ज़रूर कर लें। मार्केट रिसर्च के बगैर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर लॉस के ज़िम्मेदार कोई नहीं होगा, आप खुद होंगे। हम आपसे लेंगे इजाज़त, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक के लिए काफ़ी थी। हम आपसे लेंगे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया हमें चुनाया आपका, और टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।